सीआरएम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस लेक्चर में हम लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी की चर्चा करेंगे। पहले लेक्चर में हमने लोदी राजत्व सिद्धांत की चर्चा किया था, यानी अफगानों का जो राजत्व सिद्धांत है उसकी चर्चा किया था। दूसरे वीडियो में हमने बहलोल लोदी के प्रारंभिक जीवन, उसके राजनीतिक उत्कर्ष, उसके साम्राज्य विस्तार और उसके दौर के कुछ प्रशासनिक कार्यकलापों के या उसकी उपलब्धियों की चर्चा किए थे। आज के लेक्चर में हम सिकंदर लोदी की चर्चा करेंगे। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे महानतम शासक है। इसके दौर में साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा बहुत सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और इसी के दौर से पहली बार लोदियों में जो शरीयत की भावना थी उसका तेजी से विकास होता है। ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था जिसने शरीयत के अनुसार शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने शासन के आधार को शरीयत के रूप लागू किया। दूसरा शासक सिकंदर लोदी था। तो ऐसे दौर में इन्होंने कट्टर सुन्नी उलेमा वर्ग को प्रधानता दिया प्रशासन में और साथ ही साथ गैर मुसलमानों पर बेहिसाब अत्याचार किए। इसके अलावा इन्होंने शियाओं, सूफियों, महदवियों, मुनहिदियों को भी नहीं बख्शा। उनके खिलाफ भी बड़े से बड़े अत्याचार किए गए। तो इस श्रृंखला में हम पहले सिकंदर लोदी के प्रारंभिक जीवन, उसके विजयों, फिर उसके बाद हम उसके धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि उसकी क्या प्रशासनिक उपलब्धियां थी। तो चले हम बात करें। यहाँ पर सिकंदर लोदी की चर्चा हो रही है और सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है वो 1489 से लेकर 1517 है। तो सिकंदर लोदी की यहाँ हम बात करें, इसके प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण की बात किया जा रहा है। तो सिकंदर लोदी का जो मूल नाम था वो निजाम खान था। जब ये गद्दी पर बैठा तब इसने सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा है। इसकी जो माता थी उसका नाम जेबंद या हेमा नाम मिलता है। एक सुनारी स्त्री थी, उसी से विवाह हुआ था बहलोल लोदी का। तो उसी से उत्पन्न ये पुत्र था। ऐसे दौर में इस्लामिक राज व्यवस्था के हिसाब से वो सुल्तान के योग्य नहीं माना जा रहा था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि वो हिंदू माता से उत्पन्न है। तो ऐसे दौर में उसके जो कार्यकलाप है वो हिंदुओं की तरह होंगे। इसी नाते बहुत सारी बाधाएं इसके जीवन में थी। अमीरों के भी लगातार विरोध चल रहे थे। तो ऐसे दौर में इसका जो जीवन था बहुत ही कठिनाईपूर्ण था। तो उसकी माता का नाम जैबंद उर्फ हेमा था। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं तो हेमा नाम भी मिलता है। हेमा, अरे हेमा मालिनी को तो आप जानते ही हैं। वैसे भी इनकी एक फिल्म बहुत ही मशहूर थी, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गज़ल ड्रीम गर्ल। तो हेमा मालिनी को याद कर लीजिए, वही हेमा की बात हो रही है। यहाँ तो मैंने हेमा मालिनी ये लिख दिया। तो ये आप अगर चाहो तो हेमा लिख सकते हैं। एक सुनारिन स्त्री थी, ठीक। तो ये बहुत प्रचलित नाम है। एक नाम भट्टी स्त्री नाइला का भी था। भट्टी राजपूत रनमल से उत्पन्न एक पुत्री थी, उसका नाम नाइला था। उसी से उत्पन्न हुआ था फिरोज शाह तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक की शादी हुई थी उसके बाद ये उत्पन्न हुआ था। तो उसके समय में भी ये कठिनाई थी। लेकिन ध्यान रखिए, फारसी में एक कहावत है, नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह। जो नया कन्वर्ट होता है किसी धर्म में वो ज़्यादा खतरनाक होता है, उसके अंदर धार्मिक उत्साह ज़्यादा होता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई राजनेता किसी पार्टी में नया नया शामिल होता है तो बड़ा जोश दिखाता है, दूसरी पार्टी के ऐसा विरोध करता है जैसे लगता है कि जिस पार्टी पहले रहा है उससे कोई पाप हो गया हो।
तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि एक धार्मिक जोश इसके अंदर था। बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में निज़ाम खान सबसे योग्य था। 9 पुत्र थे इसके और निज़ाम खान सबसे योग्य माना जाता था। उसने अपनी मृत्यु से पहले ही उसे अपना उत्तराधिकारी, फारसी में जिसको वली अहद के नाम से जानते हैं, घोषित कर दिया था। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद 16 जुलाई 1489 ईस्वी को निज़ाम खान सिकंदर लोदी के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ था, यानी सिंहासन पर काबिज हुआ था। गद्दी की दावेदारी के लिए सिकंदर लोदी के 2 प्रमुख प्रतिद्वंद्वी थे यहाँ पर, जिसमें बहलोल लोदी का जो ज्येष्ठ पुत्र था इसका नाम बारबक शाह था। इसको जौनपुर का प्रांत मिला था जहाँ पर ये प्रांतपति के तौर पर शासन कर रहा था, और उसका पुत्र आजम हुमायूं। ये 2 नाम हमें दिखाई देते हैं। ईसा खान लोदी बारबक शाह के पक्ष में था और उसे गद्दी पर बैठाना चाहता था। वही रीजन ना, क्योंकि जो सिकंदर लोदी की माँ थी वो क्या थे, सुनारिन थे। तो ऐसे दौर में सामाजिक प्रवंचना का इसे भी शिकार होना पड़ा। इसी नाते लोग इसको बैठाना नहीं चाहते थे। आज भी अंतर जाति विवाह से उत्पन्न पुत्रों को बड़ी जलालतें झेलनी पड़ती। अगर आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत खराब है तो बहुत सारी जलालतें हैं। जब सिकंदर लोदी के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम इंसान की बात ही छोड़ी, तो इसको भी बड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी होगी। लोग चिल्लाए होंगे सुनारिन का बेटवा है, तो ऐसे दौर में बड़ी समस्याएं थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसलिए ईसा खान उसका विरोधी हो गया था, किंतु सरदारों के सशक्त दल के सहयोग से सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठने में सफल हो गया था। एक ऐसा दल भी था जो चाह रहा था कि एक योग्य व्यक्ति को सत्ता पर बैठाया जाए, तो उनका समर्थन बड़ा तेजी से था। इसी नाते ये सिंहासन पर बैठने में सफल रहता है। विरोध तो हुआ बहुत बड़े स्तर पर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर ले यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि सत्ता पर कोई काबिज होता है तो उसका जो विरोधी होते हैं उसका दमन वो करता है, ये लाजिमी बात है। और अपने लोगों को वो पदों पर रखता भी है। ये इतिहास में ही नहीं, वर्तमान राजनीति में भी वही है कि जब भी कोई सरकारें बनती हैं तो लोग अपने आदमी को रखते हैं। तो वहाँ पर भी यही था कि विरोधियों का दमन करना था और अपने लोगों को शासन प्रशासन में महत्व देना था। तो सिंहासनारोहण के बाद अब सबसे बड़ा चुनौती ये हो गया सिकंदर लोदी के लिए कि जो विरोधी हैं उनका दमन किया जाए और जो उसके पक्ष के लोग हैं उनको शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिया जाए और उनको खुश रखा जाए। तो यही ये भी कर रहा है। तो यहाँ बात करें विरोधियों के दमन की बात करें यहाँ पर, तो गद्दी प्राप्त करने के पश्चात सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम अपने प्रतिद्वंदियों का दमन करने का निश्चय किया, जिसमें आलम खान, बारबक शाह ये उसका बड़ा भाई था, ईसा खान, हुमायूं आजम ये इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे जिनका ये दमन करना चाह रहा था। सर्वप्रथम रापरी गया तथा वहाँ के दुर्ग को घेर लिया। आलम खान पराजित होता है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी जो पहला शत्रु था आलम खान, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। रापरी में उस समय वो प्रशासनिक जिम्मेदारियां देख रहा था। तो ऐसे दौर में जब ये सिंहासनारोहण किया तो बड़ा विरोध कर रहा था। ताज की पुनर्स्थापना हो रही थी यहाँ पर। तो ऐसे दौर में उसको पराजित किया तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसे क्षमा कर इटावा का गवर्नर बना दिया गया था। ईसा खान भी एक युद्ध में पराजित होकर घायल हो गया और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। यानी एक प्रतिद्वंदी की मृत्यु हो गई, एक समर्पण कर देता है तो उसको कुछ इलाके दे दिए जाते हैं। ठीक।
अन्य प्रतिद्वंदी यानी एक उसका जो भाई था बारबक शाह और आजम हुमायूं के विरुद्ध अभियान किया। बारबक शाह को उसने जौनपुर के निकट एक युद्ध में पराजित कर आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। वही जौनपुर के इलाके पर ही ये प्रशासनिक जिम्मेदारियां उठा रहा था। इसको गवर्नर बनाया गया था, वली या मुफ्ता या हाकिम भी कहते हैं। तो उन प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा था, किंतु अंत में उसे क्षमा कर जौनपुर का फिर से गवर्नर बना दिया गया। तत्पश्चात सिकंदर लोदी ने आजम हुमायूं के विरुद्ध अभियान किया। आजम हुमायूं पराजित हुआ। सिकंदर लोदी ने उसका क्षेत्र कालपी महमूद खान लोदी को सौंप दिया। ये घटनाएं थी उसके दौर की कि जो विरोधी थे उनका उसने दमन किया पहले स्टेप में, और इसके बाद अब वो अपने विजय अभियानों की तरफ, तो विजय अभियान भी उसके बहुत महत्वपूर्ण थे, उसके भी चर्चा कर ले थोड़ा सा हम। हाँ, अब विजय अभियान की चर्चा यहाँ करें। तो विजय अभियानों में अब देखे, मध्यकालीन जो दौर था वो तलवार के बल पर सत्ता का दौर था। जिसके लाठी उसकी भैंस। तो जो मजबूत होगा वही सत्ता पर ज़्यादा समय तक काबिज भी रहेगा और उसी को धाक भी जमती थी। तो ऐसे दौर में सैनिक विजयों के साथ साथ प्रशासनिक सुदृढ़ता की भी आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर पहले चरण में इसने अपने विजय अभियान शुरू किए। तो विजय अभियानों की यहाँ चर्चा कर ले थोड़ा सा हम। तो विजय अभियानों में शाही प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के बाद, यानी जो खानदानी लोग थे, उसके परिवार के जो लोग थे, जो उसके जातीय लोग थे जिनके साथ वो जुड़ा था, उनको समाप्त करने के पश्चात सिकंदर लोदी ने अन्य विरोधियों के दमन का निश्चय किया, ठीक, और उन्हें पराजित कर उनके सब राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की सीमा में अधिकतम वृद्धि सिकंदर लोदी के समय हुई। इसे नोट किया जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तैमूर के बाद स्थिति बहुत बेकार हो गई थी। आप देखते हैं कि सैयद वंश का एक शासक था, उसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। उसका राज्य क्षेत्र तो दिल्ली में स्थित जो पालम हवाई अड्डा है वहीं तक सीमित था। तो कैसे माना जाए कि स्थिति बड़ी अच्छी रही होगी। सैयद वंश में एकमात्र शासक मुबारक शाह सैयद ही काबिल तारीफ था, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक नहीं शासन कर पाए थे। बहलोल लोदी लगातार साम्राज्यों को सुरक्षित रखने में ही व्यस्त रहा है। हाँ, उसकी बड़ी उपलब्धि थी कि उसने जौनपुर का विलय किया। ग्वालियर को पूरी तरह जीता नहीं जा सका था। तो इसके दौर में तैमूर के हमले के बाद बहुत तेज़ी से इलाकों का विस्तार किया गया, बहुत तेज़ी से उनका विलय किया गया। ये नोट करने वाला पॉइंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब पहला जो विजय अभियान था वो तातार खान लोदी के विरुद्ध था। ध्यान रखिए, लोदी राजवंश का शासक खुद कौन है? सिकंदर लोदी है। विरोधी कौन है? तातार खान लोदी, यानी उसकी जाति का ही है। लोदियों की 36 जातियाँ थी, 36 नस्लें। सॉरी, अफगानों की बात कर रहे हैं। उसमें लोदी, बंगस, नुहानी, सरवानी, फरमुली, नियाजी ये आते थे। तो तातार खान लोदी का यहाँ पर पहला उसी खिलाफ अभियान भेजा गया था। कालपी में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात सिकंदर लोदी ने जथरा के राज्यपाल तातार खां के विरुद्ध अभियान किया। जथरा के राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान ने उसका क्षेत्र वापस कर दिया। मतलब उस बागी का जो क्षेत्र था उसको वापस कर दिया गया। ठीक। दूसरा, यह बयाना के विरुद्ध अभियान किया था। बयाना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और प्राचीन काल में एक चीज़ के लिए बड़ा फेमस है। गुप्तों की सबसे ज़्यादा मुद्राएं थी, सिक्के थे, वो बयाना से ही मिली हैं। बहुत महत्वपूर्ण इलाका है बयाना, राजस्थान में पड़ता है। बयाना का दुर्ग भी बहुत फेमस है। तो बयाना से
बहुत ज़्यादा मात्रा में गुप्तों के सिक्के मिले थे। लेकिन हम मध्यकाल में बयाना की चर्चा अलग संदर्भ में कर रहे हैं, सिकंदर लोदी के बारे में। तो बयाना का जो यहाँ सुल्तान अशरफ था, जो जौनपुर का अधीनस्थ था, यानी जौनपुर वाला जो इलाका था उसका अधीनस्थ था, किंतु अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यानी इसका मतलब है कि बारबक शाह के अधीन जो जौनपुर था उसी के अधीनस्थ के तौर पर ये वहाँ प्रशासन और शासन कर रहा था, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी उठाया था। लेकिन जब देखा कि स्थिति उसके अनुकूल दिखाई दे रही तो ऐसे दौर में उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक, तो सिकंदर लोदी ने उसके विरुद्ध अभियान कर आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया था। 1491 ईस्वी में बयाना का साम्राज्य में विलय कर लिया गया। बयाना का साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें। यहाँ अब यहाँ पर उसने राजपूतों के खिलाफ भी अभियान किए थे, उसकी भी चर्चा हम लोग कर ले थोड़ा सा। ठीक है, एक बजगोती राजपूत थे, उनके खिलाफ भी इसने अभियान किए थे। तोमर राजपूत तो अलग है, वो ग्वालियर के थे। ठीक है, तो पहले इनकी चर्चा कर ले हम। तो बचगोती राजपूतों के विरुद्ध जो अभियान था, इसमें सिकंदर लोदी ने अपने भाई बारबक शाह को जौनपुर का प्रतिनियुक्त नियुक्त किया था, यानी जौनपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। जब सिकंदर लोदी तातार खां व बयाना के विरुद्ध अभियान में व्यस्त था, उसी समय जोगा के नेतृत्व में बचगोती राजपूतों ने जौनपुर पर आक्रमण कर दिया। क्या कमाल की बात है, इस सिकंदर लोदी उधर भिड़ा हुआ है तातार खान लोदी के विरुद्ध, फिर उधर वो बयाना के शासक के विरुद्ध लगा हुआ है। ऐसे दौर में बचगोती राजपूतों ने मौके का फायदा उठाते हुए जौनपुर पर हमला कर दिया। तो यहां आगे चले हम। आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपनी स्थिति कमजोर पाकर बारबक शाह दरियाबाद भाग गया। सिकंदर लोदी ने शीघ्र ही अपनी सेना संगठित कर 1491 ईस्वी में जौनपुर की ओर कूच किया तथा गठगढ़ के निकट जोगा की सेना पर आक्रमण कर दिया। जोगा बिना युद्ध किए रणभूमि से भागकर सरकी शासक हुसैन शाह के यहां शरण लिया। बारबक शाह को जौनपुर में पुनः सिंहासनारूढ़ किया गया, यानी फिर से उसको जौनपुर के इलाके का प्रभार दे दिया गया। किंतु कुछ समय पश्चात उसे विद्रोही सामंतों द्वारा मार भगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई, यानी जो सामंत थे उन्होंने इसको मार भगाया, इसकी सूचना मिली। बारबक शाह की स्थिति से निपटने में अयोग्य सिद्ध हुआ, यानी बारबक शाह को जो इलाके दिए गए थे उसकी जो स्थिति थी बड़ी खराब थी और उससे वो निपट नहीं पा रहा था। इसलिए सिकंदर शाह ने आजम हुमायूं और काला पहाड़ को जौनपुर भेजकर बारबक शाह को बंदी बनाने का आदेश दिया। आजम हुमायूं और काला पहाड़ को भेजा था। इस प्रकार जौनपुर पर सिकंदर लोदी की सत्ता पुनः स्थापित हो गई, मतलब उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और फिर से जौनपुर के उस सत्ता को बरकरार रखा, जिसके लिए बड़ी लड़ाई हुई थी। 1451 से लेकर, अब उसकी डेटा बता दें आपको, 1451 से लेकर 1451 से 1479 ईस्वी तक ये लड़ाई हुई थी, जिसको लोदी सड़की संघर्ष के नाम से जाना जाता है। लोदी सड़की संघर्ष। और इसी के परिणाम स्वरूप जौनपुर का विलय कर लिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी
बहलोल लोदी की, कि उसने जौनपुर का विलय किया था। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग। अब यहाँ पर हुसैन शाह सरकी की बात हो रही है। सरकी राजवंश का शासक था। तो हुसैन शाह सरकी के विरुद्ध अभियान किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी द्वारा हुसैन शाह सरकी के विरुद्ध अभियान का कारण बचगोती राजपूतों का जो नेता था जोगा, उसको शरण देना था। इसी नाते वो उन पर हमला कर रहा था। जौनपुर पर आक्रमण के बाद जोगा भागकर सरकी शासक हुसैन शाह के शरण में गया था। अतः सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह को एक नम्र और मैत्रीपूर्ण पत्र लिखा कि आप जोगा को मेरे हवाले कर दीजिए और इससे आपका साम्राज्य भी सुरक्षित रहेगा और हमारे बीच के संबंध भी बने रहेंगे। और जोगा के समर्पण की बात हुई कि तो हुसैन शाह ने अत्यंत तिरस्कारपूर्ण उत्तर दिया कि मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। अतः सिकंदर लोदी के पास अब युद्ध के अलावा कोई चारा बच नहीं रहा था। भाई कोई विकल्प तो है नहीं अब कि क्या किया जाए। जो काफिर चला गया है दूसरे के शरण में गद्दार, उसको तो पकड़ना है। तो इसी नाते ये मसला गर्म हुआ था। हुसैन शाह ने स्वयं युद्ध की पहल की, किंतु वह सिकंदर लोदी से पराजित हुआ। पराजित होने के बाद हुसैन शाह भागकर बिहार में शरण लिया, चला गया था बिहार। जौनपुर के विद्रोहों ने सिकंदर लोदी को बिहार जीतने का अवसर प्रदान किया। मतलब जब वो बिहार भाग गया तो ऐसे दौर में सिकंदर लोदी को क्या अवसर मिला कि काफिर भाग गया है, अब यहाँ पर भी हमला हम कर सकते हैं। एक बहाना मिल गया था, एक अवसर मिल गया था। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह का पीछा किया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भागता रहा। अंत में बंगाल भाग जाता है। भगोड़ा साबित हो गया था। स्थिति खराब थी तो क्या करता, इधर का उधर, इधर का उधर भाग रहा था। तो बिहार भी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया भाई, यानी बिहार पर भी हमला किया गया और उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इससे पहले हमने क्या देखा कि सरकी राजवंश के शासक पर हमला करने के बाद जौनपुर का विलय किया गया था और ये विलय किया था बहलोल लोदी ने। लेकिन सिकंदर लोदी ने बिहार तक के इलाके का भी विलय कर लिया। वहां से सिकंदर ने तिरहुत पर आक्रमण किया और यहाँ के राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी तिरहुत पर भी आक्रमण करके उसको अपने अधीन लाया था। सुल्तान ने महावत खान को राजा से राजस्व वसूली का कार्य सौंपा। कुछ दिन बाद विश्राम के बाद सिकंदर लोदी ने बंगाल के विरुद्ध भी अभियान किया। याद रखिए एक चीज नोट करने वाली बात है यहाँ, मध्यकाल में बंगाल जो था वो विद्रोहों का गढ़ हुआ करता था और काफिरों को काले पानी की सजा भी वहां दी जाती थी। तो ये बहुत मशहूर इलाका था, बहुत ज्यादा विद्रोही वहां थे। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें हम लोग। तो भाई सरकियों के बारे में बताया था आपको कि जौनपुर बिहार और बंगाल तक के इलाके उनके कब्जे में थे। तो अब बंगाल भी एक अवसर मिल गया कि वहाँ पर भी हमला किया जाए और सिकंदर लोदी ने ऐसा किया भी। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। बंगाल के विरुद्ध अभियान किए। सिकंदर लोदी ने बंगाल के शासक अलाउद्दीन के विरुद्ध कूच किया था, क्योंकि उसने
हुसैन शाह सरकी को शहर दे देते। जो अलाउद्दीन नाम का शासक था उसने क्या किया था कि हुसैन शाह सरकी को शहर दिया था। अभी यहाँ पर भी एक अवसर मिल गया। बिहार के पटना जिले में बड़ नामक स्थान पर दानियाल के नेतृत्व में सुल्तान अलाउद्दीन की सेना तथा सिकंदर लोदी की सेना में युद्ध होता है। सिकंदर लोदी की सेना का नेतृत्व महमूद खान लोदी तथा मुबारक खान नूहानी कर रहे थे। अंत में दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता हुआ और समझौतों के तहत बिहार को सिकंदर लोदी के राज्य की सीमा मान लिया गया। यही समझौता हुआ था। दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रदेश पर आक्रमण नहीं करने का आश्वासन देंगे। ध्यान रखिएगा, एक चीज नोट कर लीजिए, इतिहास में बहुत कॉमन चीज, जब भी समझौता होता है एक एकदम कॉमन चीज होती है कि कोई किसी अन्य प्रदेश पर हमला नहीं करेगा। ये सारे समझौते में कॉमन चीज रहा है। ठीक है, तो इतिहास में कुछ चीजें कॉमन रही हैं। जैसे जब समाज की बात होगी तो आप वर्ण व्यवस्था याद कर लीजिए, वही आप रख दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक महिला को रख दीजिए, नारी की स्थिति क्या थी। और समाज में एक और वर्ण व्यवस्था में रख सकते हैं, अंत्यज या चांडालों की क्या स्थिति थी। तो कुछ चीजें कॉमन है, तो यहाँ पर ये भी एक कॉमन चीज है। सुल्तान अलाउद्दीन ने यह आश्वासन दिया कि वह सिकंदर लोदी के शत्रुओं को शरण नहीं देगा। एक कॉमन ये भी है कि जो काफिर हैं, गद्दार हैं, जो शत्रु हैं, उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये भी ज़्यादातर रहा है। ठीक है, बंगाल अभियान के बाद सिकंदर लोदी 6 माह तक जौनपुर में विश्राम किया। इस अवधि में उसने सभी सरकी स्मारकों को, महलों को नष्ट किया। उसने सरकी सुल्तानों द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद को भी नष्ट करने का आदेश दिया था, किंतु उलेमा वर्ग के मना करने पर उसने आदेश वापस ले लिया। भी यहाँ ध्यान रखिए एक चीज, जो माना जाता है कि जो इस्लाम में आस्था रखने वाले शासक थे बहुत सारे के बारे में माना जाता है कट्टर थे। यहाँ देखिए वो अटाला मस्जिद को ही तोड़ने की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि जो भी सुल्तान गद्दी पर काबिज रहे हैं वो अपने विजयों के संदर्भ में कुछ भी कर सकते हैं। उनका इस्लाम से कोई सरोकार नहीं है। वो एकमात्र सिद्धांत के तौर पर है, व्यवहार में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ये अटाला मस्जिद को तोड़ने की बात क्यों करता, क्या जरूरत थी उसे। इसका मतलब है कि इसको इस्लाम से कोई विशेष सरोकार नहीं था, नहीं तो ये ऐसा आदेश कभी भी न देता। चले अब बंगाल पर हमला करने के बाद कुछ और इलाके बचे थे। ये ग्वालियर की बात कर ले, तोमर राजपूतों का इलाका था ये। इससे पहले मैंने चर्चा में आपको बताया था कि बहलोल लोदी के समय में कीरत सिंह के साथ, कीर्ति सिंह जिसका नाम था, कीरत सिंह नहीं, कीर्ति सिंह के साथ इसका मुठभेड़ हुआ था और दोनों के बीच बाद में समझौता कर लिया गया, संधि हो गई थी, जिसके तहत उसने कुछ वार्षिक नजराने देकर अपनी स्थिति को कायम रखा। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसी तोमर राजपूत राजाओं के साथ इसके क्या संबंध थे और उनके विरुद्ध जो अभियान है उसकी चर्चा कर रही हैं। तो ग्वालियर, धौलपुर और मध्यांचल के विरुद्ध इसने अभियान किया था। सिकंदर लोदी से बड़ी उपलब्धि राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना था। कमाल की बात है ये कि राजपूत रियासतों पर इसने नियंत्रण स्थापित किया। इसी के उद्देश्य से इसने आगरा की स्थापना भी की थी। ध्यान रखिएगा, 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना करता है
और 1506 ईस्वी में उसको राजधानी बनाता है। और ये काम भी उसने राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया था। क्योंकि आप कभी आगरा जाइए तो देखिए, आगरा से जयपुर की दूरी बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। यानी राजपूताना पर, राजस्थान के इलाकों पर हमला करना, उत्तर भारत पर हमला करना बहुत आसान हो गया था आगरा से। इसीलिए उसने उसको राजधानी बनाया था। यहाँ एक चीज नोट किया जा सकता है कि 1489 से लेकर 1506 तक ये दिल्ली राजधानी थी लोदियों की। दिल्ली राजधानी थी। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं आप। 1489 नहीं हो गए, 1451 रखे। 89 कहाँ से? हाँ, 1451 से लेकर 1506 तक राजधानी दिल्ली था। ठीक, यानी कुल मिला जुलाकर 55 साल इन्होंने दिल्ली पर काबिज रहे थे। मतलब दिल्ली इनकी राजधानी थी लोदियों की। ठीक, और 1506 से लेकर 1526 तक ये राजधानी थी आगरा थी। आगरा राजधानी थी। यानी कुल मिला जुलाकर 20 साल इनकी राजधानी थी आगरा। इसको नोट किया जा सकता है। नया फैक्ट नया नहीं है, विश्लेषण थोड़ा सा नया कर रहा हूं मैं इस पर, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं कि लोदियों की राजधानी आगरा कब से कब तक थी और दिल्ली कब से कब तक थी। ठीक है, पूर्व में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात सिकंदर लोदी ने विद्रोही राजपूत शासकों की ओर ध्यान दिया। ध्यान रखिए, एक चीज यहाँ नोट करने वाली बात है कि दिल्ली सल्तनत में जितने शासक थे सब राजपूतों से तंग थे। उसकी एक असल वजह है कि राजपूतों से ही सत्ता भी पाए थे, और उत्तर भारत में राजपूत ही प्रतिरोध के केंद्र थे। इसी नाते लगातार उन्हीं से ही लड़ाइयाँ होती रही हैं। ठीक है, इस उद्देश्य से सर्वप्रथम उसने 1501 ईस्वी में धौलपुर पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही ग्वालियर भाग गया। धौलपुर पर अधिकार कर अधम खां को वहां का अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात सिकंदर लोदी ने ग्वालियर के विरुद्ध अभियान किया, क्योंकि वहां का जो शासक था मानिक देव ने धौलपुर के शासक को शरण दे दिया। मानक देव ने आत्मसमर्पण कर संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे सुल्तान ने स्वीकार कर लिया। अंत में सिकंदर लोदी ने उसका राज्य उसे लौटा दिया। सिकंदर लोदी ग्वालियर को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था। ग्वालियर पर अंतिम रूप से अधिकार इब्राहिम लोदी के शासनकाल में ही हो सका था। 1504 ईस्वी में सिकंदर ने मद्रांचल के विरुद्ध कूच किया और उस पर अधिकार कर लिया तथा वहां स्थित मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनवाया। ठीक है, अगर ये ग्वालियर की बात हम करें तो ये यहाँ पर देखे मानक देव नाम नहीं है, इसे आप मान सिंह कर लीजिएगा। इसका नाम है मान सिंह। चले नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें। यहां पर हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नोट की गई हैं। थोड़ा सा मैं हट जा रहा हूँ, स्पष्ट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ। ठीक, चले हम
तो यहाँ पर चर्चा कर रहे थे हम सिकंदर लोदी के अभियानों की। उसकी श्रृंखला में अब यहाँ बात करें मालवा अभियान की। तो मालवा के विरुद्ध अभियान के दरमियान मालवा का शासक नासुद्दीन तथा उसके पुत्रों के आपसी विवाद के कारण सिकंदर लोदी को मालवा में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला था। चंदेरी के साहिब खां की सहायता से सिकंदर लोदी ने मालवा में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। यानी चंदेरी का जो साहिब खां था उसने इसे अपना एक प्रकार से सहयोग दिया था। ठीक है। इसके बाद इसने अमीरों पर नियंत्रण भी स्थापित किया। अपने प्रतिद्वंदियों को नियंत्रित करने के बाद सिकंदर लोदी की दूसरी समस्या अफगान सरदारों की स्वतंत्र विद्रोही प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना था। और ये मनबड़ाई किसके नाते हुई थी? बहलोल लोदी के नाते हुई थी। उसने राजत्व को इतना उदार बना दिया था, इतना समानता पे आधारित कर दिया था कि एक मामूली अमीर भी सुल्तान के सर पर चढ़ बैठता था। बहुत खराब स्थिति हो गई थी। यानी सुल्तान और अमीर के बीच जो गैप होनी चाहिए, जो दूरी होना चाहिए, वो मेंटेन नहीं हो रही थी। तो ऐसे दौर में ये स्थिति बड़ी भयानक हो गई थी। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया कि जो तुर्कों की निरंकुशता थी उसका समावेश अफगान राजनीति में कर देता है कि अब उनसे निपटने के लिए निरंकुश व्यवस्था ही सही है। उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए कि अगर वो अनुशासन न माने। तो ये काम करता है यहाँ पर। बहलोल लोदी के अफगान राजत्व सिद्धांत से भिन्न सिकंदर लोदी ने इसे एक नया स्वरूप दिया। उसने अमीर वर्ग में सुल्तान के प्रति निष्ठा और आज्ञाकारिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। राज सिंहासन पर बैठने लगा था। इसका मतलब इससे पहले का शासक उनके साथ कालीन पर बैठता था। अरे बाप रे, इससे आप क्या समझे सुल्तान का क्या महत्व रह गया था? सुल्तान का मतलब एक सुप्रीम पावर होता है, एक उसके अंदर प्रभु सत्ता होती है, एक अनुशासन मनवाने की क्षमता होती है उसके अंदर। तो जब ये क्षमता ही नहीं रह जाएगी तो जो भय होना चाहिए अमीर वर्ग में वो कैसे कायम होगा? और जब वो कायम नहीं हो सकेगा तो लगातार विद्रोह होते रहेंगे, लगातार मनमानियाँ होती रहेंगी। तो साम्राज्य कैसे सुरक्षित रखा जाए? तो ऐसे दौर में इसने एक फरमान जारी किया। दरबार तथा दरबार से बाहर शाही फरमानों के स्वागत के लिए नियम बनाए गए। सभी सूबेदारों और जागीरदारों को अपनी आय और व्यय का हिसाब देने की आज्ञा दी गई कि भाई जो आपने कमाया हुआ है, जो बचाए हैं, उसका हिसाब दे दीजिए। जैसे भारत में जो लोकपाल बिल लाया जा रहा था उसका मूल उद्देश्य यही था कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाया जाए। इंडियाज अगेंस्ट करप्शन के नाम से 2011 में ये मूवमेंट चलाया गया था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, लेकिन सफल नहीं रहा। तो ऐसे दौर में यहाँ पर भी आय व्यय का रजिस्टर तैयार किया गया कि भाई सब लोग क्या क्या खर्चा करते हैं, क्या आपकी आमदनी है, उसका रजिस्टर बनाइए। हिसाब में गबन करने वाला को कठोर दंड दिया। जौनपुर के गवर्नर मुबारक खां लोदी को हिसाब में गबन करने में दंडित कर दिया गया। उस धन को राजकोष में बाध्य किया गया कि जो धन उसने कमाया था उसको राजकोष में जमा कर दे। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें यहाँ हम लोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिकंदर लोदी का प्रारंभिक जीवन की चर्चा किए थे, उसके विजय अभियानों की चर्चा किए थे और उसके राजत्व सिद्धांत की चर्चा हुई कि कैसे उसने अमीरों पर नियंत्रण किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम
उसके धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।